तीन बहुओं की विधवा सास। थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं आपका लंच पैक कर देती हूँ, उसके बाद आप अपने काम पर निकल जाइएगा। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, आज मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है और तुम तो जानती हो अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। ओहो, आप और आपकी ऑफिस की मीटिंग कभी खत्म ही नहीं होती है। वैसे लो, मैंने आपका लंच पैक कर दिया है, ले जाओ। अपनी सास और ससुर का ऐसा प्यार देखकर उनकी तीनों बहुएं आपस में बात करने लगती हैं। देखो तो जरा, माँ और बाबूजी का प्यार कितना अनोखा है। ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे सास ससुर की जोड़ी ही अनोखी है। पिताजी सबको बहुत प्यार करते हैं। अरे ये पिताजी का प्यार ही तो है जो हम सभी को जोड़े रखता है। अच्छा चलो, अब छोड़ो और घर का काम कर लो, क्योंकि अगर माँ जी हमें इस तरह बातें करते हुए देखेंगे तो हमें खूब डांट लगाएंगे। वह तीनों घर की साफ सफाई और घर के कामों में लग जाती हैं। वहीं संजीत भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है और शाम को हेमा अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। शाम का ये वक्त हो गया है। आज से पहले संजीत जी को कभी भी आने में देरी नहीं हुई, फिर आज वो कैसे लेट हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? हेमा घर के दरवाजे के पास यहाँ से वहाँ घूम रही होती है कि तभी उसके टेलीफोन पर एक कॉल आती है। हे भगवान जी, एक तो संजीत जी अभी तक आए नहीं है, ऊपर से ये फोन भी बज रहा है। जरा जाकर देखो तो सही, आखिर कौन कॉल कर रहा है। हेमा जैसे ही फोन उठाती है, फोन के दूसरी तरफ से एक हॉस्पिटल के अंदर से नर्स हेमा से कहती है, क्या मेरी बात संजीत जी के घर से हो रही है? हाँ कहिए, आपकी बात संजीत जी के घर से ही हो रही है। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है ये सब कहना। दरअसल बात यह है कि आपके पति का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप हॉस्पिटल से आकर उनकी डेड बॉडी ले जाइएगा। नर्स के मुंह से ये बात सुनते ही हेमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वह फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी उसकी बहू उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आती हैं और उससे पूछती हैं, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हो? बताओ तो माँ जी, आखिर हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हो? माँ जी, आप हमें बताती क्यों नहीं? आपके रोने का कारण क्या है? हमसे और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से बताओ माँ जी, आखिर क्या हुआ? पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसके चलते वो इस दुनिया में नहीं है और उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। ये सुनते ही हेमा की तीनों बहुएं रोने लगती हैं, जिसके बाद हेमा के तीनों बेटे हॉस्पिटल से जाकर अपने पिताजी की डेड बॉडी घर ले आते हैं और सभी लोग मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन संजीत के मरने के बाद बेचारी हेमा विधवा हो जाती है और उसकी तीनों बहुएं उसके ऊपर रोजाना अत्याचार करने लगती हैं। अरे माँ जी, जब देखो आप घर पर पड़ी रहती हो, आपको कोई काम धंधा नहीं होता है क्या? देखो कितने सारे कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, काम करो, सबसे पहले जाकर आप कपड़े धो लो। हाँ, कपड़े धोने के बाद हम सभी के लिए नाश्ता भी बना लेना। उसकी तीनों बहू उसके ऊपर सुबह शाम हुक्म चलाने लगती है। हाँ, बेचारी हेमा विधवा थी और उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसके चलते उसे अपनी बहुओं के अत्याचार सहने पड़ते हैं। एक दिन बेचारी सुनीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह अपने कमरे में जाकर आराम कर रही होती है, जिसके चलते उसकी तीनों बहू आपस में बात करने लगती हैं। देखा बहनों, जब देखो हमारी सास कमरे में आराम करती रहती है, इन्हें तो घर की कोई काम दिखा ही नहीं देता। अरे इतने सालों तक हमसे इन्होंने काम करवाया, अब हमारी बारी है। ये मेरे से बचने वाली नहीं है। आज मैं इसकी अच्छे से क्लास लूंगी। आज पता चलेगा कि जब एक बहू अपनी सास के ऊपर अत्याचार करती है तो कैसा लगता है। तो देरी किस बात की, चलो अब हमें अपनी सास के पास चलना चाहिए ताकि उसे एक अच्छा सबक सिखा सके। हेमा की तीनों बहू उसके कमरे में आ जाती हैं और उससे कहती हैं, जरा देखो तो बेशर्म की तरह कैसे सो रही है। इसे तो जरा भी परवाह नहीं है कि हमारे घर में कोई काम नहीं हुआ है। अरे हम क्या इसकी नौकरानी थी जो दिन भर इसके लिए काम किया करती थी? बहुत हुआ ये सब ड्रामे, इस घर में नहीं चलेंगे। अभी के अभी उठती हो या फिर हम तुम्हें बिस्तर से नीचे गिरा दे। अरे अरे, ये ऐसे नहीं मानने वाली, इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। चलो इसकी चादर पकड़कर खींचते हैं। सुनीता अपनी सास के ऊपर से चादर पकड़कर खींच देती है, जिसके बाद बेचारी हेमा की नींद खुल जाती है और वह अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे बहू, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज तुम तीनों ही घर के काम कर लो। क्या कहा? काम चोरी करने का भी एक हद होती है। जब देखो काम के लिए कोई न कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में पड़ी रहती हो। इस तरह घर में नहीं चलेगा। अभी के अभी उठो और घर के सारे काम करो। यहाँ तुम्हारा पति है, तुम्हारा बाप इस घर में लाकर नहीं रख रहा है।
अरे हमारे पति मेहनत करके इस घर में लेकर आते हैं और तुमों की मुफ्त की तोड़ती हो। अगर काम नहीं करोगी तो हम तीनों तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। अपनी तीनों बहुओं के अत्याचारों को देखकर बेचारी हेमा मजबूर हो जाती है और चुपचाप उठकर घर के कामों में लग जाती है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि वह ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाती। वह रसोई में अपनी तीनों बहुओं के लिए चाय बना रही होती है, लेकिन अचानक से सारा दूध पतीले से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर रूपा गुस्से से अपने सास से कहती है, हे भगवान, देखो तो सही ये सब क्या चल रहा है। अरे तुम्हें इस घर की बर्बादी करने के अलावा और कुछ आता भी है या नहीं। रूपा की आवाज सुनते ही सुनीता और पायल भी वहां आ जाती हैं, जिसके चलते उन तीनों को भी बहुत तेज गुस्सा आता है। वह तीनों अपनी ही सास को पकड़ लेती हैं और घसीटते हुए घर से बाहर ले आती हैं। अरे पिताजी तो रहे नहीं तो फिर इनके जीने का फायदा ही क्या है। विधवाओं वाली जिंदगी जीने से अच्छा है कि ये भगवान को प्यारी हो जाए, जिसमें हम इनकी मदद कर सकते हैं। जाओ पायल, जल्दी से पेट्रोल ले आओ, और रूपा तू रसोई से जाकर माचिस ले आओ। सुनीता की बात सुनते ही रूपा और पायल दोनों ही पेट्रोल और माचिस ले आती हैं, जिसके बाद वह तीनों मिलकर हेमा के ऊपर पेट्रोल छिड़क देती हैं। ये सब देख हेमा अपनी जान की दुहाई मांगते हुए अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे बहुओं तुम ये क्या कर रही हो, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अरे तुम मुझे क्यों जान से मार रही हो। तुम जो कहती हो मैं सब कुछ तो करती हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे मार रही हो। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम भी दफा हो, इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। तुम ऊपर जाकर अपने पति से मुलाकात करना। सुनीता ऐसा कहकर माचिस जलाती है, लेकिन तभी हेमा के तीनों बेटे वहां आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम तीनों हमारी माँ को क्यों मारना चाहती हो? तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ के ऊपर इतने अत्याचार करने की? मुझे बचा लो बेटा, बेटा मुझे बचा लो, ये तीनों मुझे जान से मारना चाहती है, मुझे इनसे बचा लो। हेमा अपनी तीनों बहुओं की सच्चाई अपने तीनों बेटों को बताती है, जिसके चलते उसके तीनों बेटे अपनी तीनों पत्नियों को तलाक दे देते हैं और अपनी माँ के साथ रहने लगते हैं। जिसके बाद वह तीनों अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब हेमा अपने तीनों बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दो ना। मगर घर में तो राशन का एक भी दाना नहीं बचा कि मैं गीले चावल ही बना दूं। अरे किसी काम का नहीं हूँ, मेरे होते हुए मेरे बीवी बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और मैं निखट्टों की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ। जिंदगी से अच्छा तो मौत भली। मारे तेरे दुश्मन, ये सारा किया धरा इस काली चुड़ैल का है। जब से ये बहू बनकर आई है, इस चौखट के भीतर आई है, हमारे वारे न्यारे भाग्य भिक्कू के जैसे बदल गए। पता नहीं किस नक्षत्र में ये काली तुझे भाग गई। माँ, कावेरी को बहू बनाकर आए एक अरसा बीत गया, मगर आप आज भी इस बेचारी को उसके काले रंग के कारण कोसती रहती हो। अरे तो क्या करूं, जबरन शहद मिश्री समझकर चाटूं इसे। सच तो ये है कि इसका इस घर में होना मुझे खटकता है। रूप की धनी तो है ही नहीं, केश से भी कंगाल है। मैं तो कहती हूँ ये 4 बाल भी झड़ जाएं तो अच्छा पूरी तरह गंजी हो जाए। कावेरी की सास लीला देवी बहुत ही लालची किस्म की औरत थी, जो हर वक्त इसी ताक में रहती थी कि कहीं से कोई खजाना उसके हाथ लग जाए ताकि उसका जीवन सोने चांदी में कट सके। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने अपने बेटे को बलि का बकरा बनने का साध रखा था। मगर उसके सपने पर पानी तब फिर गया जब कुछ साल पहले महेश कावेरी से शादी करके घर आया और उसी पल चौखट पर खड़ी काली बहू को लीला ने अपनी नजरों पर चढ़ा लिया। और उस दिन से लेकर आज का दिन है, कावेरी के लाख करने के बावजूद वह सास को भाती नहीं। बेचारी काली बहू घर की बिगड़ी दिशा को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अचानक उसके सर के इर्द गिर्द एक खरी सुनहरी रोशनी चमक उठती है और अचानक ही उसके सर के 4 बाल घने लंबे सुनहरे बालों में बदल जाते हैं और उसका काला रंग गायब होने के साथ साथ गोरे रंग में बदल जाता है। ये कैसे हो गया? अचानक से मेरा कालापन गोरे रंग में कैसे बदल गया और मेरे सर पर सोने के बाल कैसे आ गए? अरे चुप कर झूठी, सच बता, तू कोई जादूगरनी तो नहीं? वाह माँ, तुम्हारे सोने के बाल तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। मगर माँ के जादुई सोने के बालों से हमारी भूख तो नहीं मिट सकती ना गुड्डी। अपने बेटे की बातों में उमड़ा भूख का दर्द देखकर बहू की आंखों में ठहरे आंसू छलक पड़ते हैं। काश कि मैं अपने जादुई सुनहरे बाल से अपने बच्चों को खाना खिला सकती। बहू के ऐसा कहते ही उसके सुनहरे सोने के बालों से एक सोने का सिक्का खनकते हुए जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये बाल हैं कि जादू का जाल?
ये सब कुछ तो मेरी समझ के बाहर होता जा रहा है। एक तो ये सोने के बाल और उसके अंदर से सोने का सिक्का। बहू अपने जादुई सोने के बालों का पुख्ता परिचय जानने के लिए उसे छू कर कहती है, ऐ मेरी जादुई सोने के बाल, अगर तुम वाकई सोने के हो तो इसी वक्त मुझे और सारे सोने के सिक्के दो। कावेरी के कहते ही उसके बालों से ढेरों सोने के सिक्के बरसने लगते हैं, जिससे घर का एक सिरा सोने के सिक्के से भर जाता है। ये देखकर सास खुशी से उछल पड़ती है और अपनी बहू के साथ मक्खनबाजी करती है। अरे वाह रे, मेरी कल की काली बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। बहू के जादुई सोने के बालों से बरसे सोने के सिक्कों को उठाते हुए सास गुनगुनाती है, सास का सपना मनी मनी, मैं मांगू सोना चांदी, मैं मांगू हीरे मोती, ये सारे मेरे काम के। बहू को अपने अंदर आए जादू की बात खाए जा रही थी, तभी अचानक उसकी आंखों के सामने वही बुढ़िया नाचने लगती है जो कुछ रोज पहले उसके घर आई थी। अरे कोई है इस बड़े घर में रहने वाला, मुझ बुढ़िया पर तरस खाओ, कुछ खाने को दे दो। अरे बूढ़ी अम्मा, जाओ जाकर किसी और का दरवाजा खटखटाओ। अरे यहाँ कोई भंडारा थोड़ी बट रहा है, पता नहीं आ जाते हैं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर। लीला उस बुढ़िया को चौखट से भगाकर भीतर चली जाती है। तभी बहू, जो अभी खाने की थाली पर बैठी ही थी, बुढ़िया को रोकती है। अरे जरा ठहरो अम्मा, माफ करना, वो मेरी सास जरा सख्त रवैया की हैं, मगर मैंने अभी ये खाना जूठा नहीं किया है, आप ये खा लो। बुढ़िया चौखट पर ही बैठकर वह खाना खाने लगती है। उस कुछ ही पलों में दोनों के दरमियां जैसा गहरा संबंध बन जाता है। बहू अपना दुख बुढ़िया से बांटने लगती है। तेरी सास तो बड़ी पत्थर दिल है, तूने मुझे अपने हिस्से का खाना खिला दिया, अब तुझे भूखा रहना पड़ेगा। अरे अम्मा, अब तो मुझे सासू माँ के सुलूक की आदत पड़ गई है, मैं चाहे अपनी जान भी सासू माँ पर क्यों ना न्यौछावर कर दूं, फिर भी मेरा ये काला रंग उन्हें खटकता ही रहेगा, और फिर मेरे सर पर बाल भी तो नहीं। बेटी तो बड़ी भोली है, इस बुढ़िया की दिल से दुआएं हैं, बहुत जल्द तेरा भाग्य बदलने वाला है, तब तू कीच की थाक नहीं बल्कि अपनी सास के सर का ताज ठहरेगी। इसका मतलब मेरा बदला रूप और ये जादुई सोने के बाल उस बूढ़ी अम्मा की देन है। गरीब बहू के जादुई सोने के बालों से उसके घर पर छाई गरीबी खत्म हो जाती है। राजू और गुड्डी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं। एक रोज जब वह अपनी सास के साथ घर आ रही थी, तभी भीड़ देखकर वह रुक जाती है, जहाँ कुछ सुंदर औरतें कल्की नाम की एक काली गंजी लड़की को मार रही होती हैं। अरे ऐसी काली भद्दी गंजी लड़की को तो हमारे समाज के लिए अभिशाप है, इसका तो मर जाना ही भला है। नहीं, मुझे मत मारो, माँ बचाओ। अरे क्यों मार रही हो इस बेचारी को? मैं कहती हूँ छोड़ो इसे। क्यों, ये काली चुड़ैल तेरी सगी लगती है क्या? हाँ लगती है। कावेरी चोट खाई कल्की को उठाकर अपने घर लाकर उसके चोट पर मरहम लगाती है, जिसे देख कल्की फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, सुना था कि भगवान इंसान के रूप में बसता है, आज देख भी लिया। मेरी बदसूरती और गंजे होने के कारण मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया और आपने मुझे बचाया। अब सभी तुम्हें अपनाएंगे, मगर कैसे? जादू से। ये कहकर बहू अपने जादुई सोने के बालों में कुछ बाल तोड़कर उसे कल्की के गंजे सर पर लगाते हुए कहती है, ए मेरे जादुई सोने के बाल, तुम बहुतेरे बाल बनकर कल्की के सर पर छा जाओ। उसके इतना कहते ही कल्की का गंजा सर सोने के चमचमाते घने बालों से भर जाता है और उसका रूप एक अप्सरा के समान खिल उठता है। ये लो, बन गई तुम सुंदर। क्या मैं सचमुच इतनी सुंदर हो सकती हूँ? तुमने तो मेरी काया पलट ही कर दी, तुम्हारा शुक्रिया। आंटी, शुक्रिया कहना ही है तो हमारी माँ के जादुई सोने बालों को बोलिए, ये उन्हीं का कमाल है। ऐसे ही दिन ढलते हैं। बहू अपने जादुई सोने के बालों के सहारे अपने घर की चौखट पर आने वाले गरीबों की मदद करती, जो उसकी सास को खूब खलता था। फिर एक दिन एक लंगड़ी बुढ़िया लाठी लिए वहां आती है। अरे कोई है क्या भीतर, मेरी मदद करो। हाँ अम्मा बोलिए। बेटी लंगड़ी हूँ, चल फिर नहीं सकती, कुछ पैसे देकर मदद कर, भगवान तेरी झोली खाली नहीं होने देगा। अरे ये अच्छा नाटक लगा रखा है तुमने। हम जैसे अमीरों को लूटने का चमचमाती चौखट पर नजर पड़ते ही वहीं जम जाते हो और झूठ मूठ का दुखड़ा रोकर पैसे ऐंठते हो। बस बहू, अब मैं तुझे अपने सोने के जादुई बाल इन जैसे भूखे नंगों पर जाया नहीं करने दूंगी। माँ जी,
आप इतनी पत्थर दिल क्यों हैं? क्या गरीबों को देखकर आपका दिल नहीं पसीजता? अरे मेरे जादुई सोने के बालों से मैं लाचार लोगों की मदद कर दूंगी तो उससे क्या घट जाएगा? अफसोस इतने दिन गरीबी में जूझने के बाद भी आपको ये समझ नहीं आया कि कुछ भी इस दुनिया से ढोकर नहीं ले जाना है। बहू की खरी बात सुनकर सास को जिंदगी का खोया हुआ मायने समझ आ जाता है और वह शर्म से पानी पानी हो जाती है। तू सही कह रही है बहू, मैं रुपए पैसे के लालच में अंधी हो गई थी, इसलिए इंसानियत भूल गई थी, मगर अब चाहती हूँ कि तू इनकी मदद कर। शुक्रिया माँ जी। मेरे जादुई बाल, चल जल्दी से सोने के सिक्के निकाल। बहू के इतना बोलते ही उसके जादुई सोने के बाल से सोने के सिक्के बरसने लगते हैं, जिसे वह उस लंगड़ी बुढ़िया की मदद करती है।